तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.5 का बेसिक पढ़ा था और आज हम इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है ना? उसके पार्ट्स भी हैं, तो आज हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि वज्र गुणन विधि का फ़ॉर्मूला आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन हमने किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको 4 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इसमें आपने पहले यह बताना है कि यार इन इन प्रॉब्लम्स में किस प्रॉब्लम का अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है ना? जैसे हम पहले नहीं करते थे a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, ये बराबर होगा c1/c2 के। अगर तीनों बराबर आ जाते थे तो ये होता था, अगर पहले 2 बराबर आते थे, तीसरा बराबर नहीं आता था तो ये होता था। करते थे ना, एक्सरसाइज 3.2 में हम कर रहे थे। तो पहले हमें वो टेस्ट करना है यहाँ पे। हमें देखना है कि इनमें से किस युग्म का एक हल है, किसके अनेक हल हैं और किसका कोई भी हल नहीं है। जिसका एक हल हो, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक है ना? एक के अलावा कोई दूसरा हल ना हो, ठीक है? तो जिसका अद्वितीय हल हो, एक हल हो, वहाँ पर आपने वज्र गुणन विधि से वहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, उसको सोल्व करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। देखिए, इसका पहला पार्ट है x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर 0। यही है, ठीक है? देखो जी फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम a1 और a2 का रेशो। a1 कितना अपना, a1 इसका कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। a2 कितना है, 3। तो a1 और a2 का रेशो आ गया 1/3। इसके बाद फिर b1 और b2 का रेशो। b1 कितना है, माइनस का 3। b2 कितना है, माइनस का 9। कट के आ गया जी 1/3। तो ये दोनों रेशो बराबर आ गए। अब हमें c1 और c2 भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते ना तो c1 c2 चेक नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब c1 c2 भी चेक करना पड़ेगा। c1 कितना है, माइनस का 3। c2 कितना है, माइनस का 2। कट के आ गया 3/2। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 के रेशो के बराबर है। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ 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 a1 और a2 का जो रेशो है ये बराबर आया है किसके, b1 और b2 के रेशो के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 और c2 के रेशो के, है ना? तो आपको याद हो एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ा था कि अगर पहले वाले 2 बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो रेखाएँ हैं वो समांतर होंगे और समांतर रेखाएँ हुई तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इस बात को लिख देते हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म का इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई? क्योंकि समांतर रेखा होगी ना। अब हल नहीं है तो इसके आगे तो आप सोल्व करोगे नहीं। जिसका हल निकले, सिर्फ एक हल निकले, उसी को आपने आगे सोल्व करना है। क्योंकि हल अगर है ही नहीं तो आप उसको सोल्व कर ही नहीं सकते और तो आंसर आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर इसके अनेक हल हैं तो अनेक हल हैं तब भी आप वज्र गुणन विधि से उन हलों को नहीं निकाल सकते। ये कहने का मतलब था, ठीक है? अच्छा जी, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका ये 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। 2y बराबर 8 ये है। तो पहले हम क्या करते हैं, साइड में जीरो ले आते हैं, क्योंकि वज्र गुणन विधि लगाने के लिए आपको साइड में जीरो लाना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप चाहें तो हर एक क्वेश्चन में साइड में जीरो लगा सकते हैं, राइट साइड में, ठीक है? तो इस तरफ ले आता हूँ मैं इसको, 5 को इस तरफ ले आए, 8 को इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से 2x प्लस वाई
माइनस का 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब हम रेशो चेक कर लेते हैं। A1 और A2 का रेशो कितना हो गया? 2/3। इसी तरीके से B1 और B2 का रेशो कितना हो गया? 1/2, है ना। अब देखो ये दोनों बराबर आए ही नहीं, तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल लिख दो। तो A1/A2 का रेशो बराबर नहीं है B1 और B2 के रेशो के। अब ये दोनों रेशो बराबर नहीं है, तो हमने देखा था कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती थी। जब मैं इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पे बनाऊंगा तो एक प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, और प्रतिच्छेदी रेखा का एक सोल्यूशन होता है, एक हल होता है। तो हम कह देंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है। अब एक हल है तो हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि द्वारा, क्योंकि वज्र गुणन विधि से ही हमें हल करना है ना। अगर कोई भी विधि ना बोल की होती ना तो हम किसी भी विधि से कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है कि यार वज्र गुणन विधि से ही इसको आगे सोल्व करना है, तो इसलिए हम वज्र गुणन विधि का यूज कर रहे हैं। वज्र गुणन विधि का कैसे यूज करना है देख लो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले x बटे का निशान बराबर माइनस का y बटे का निशान बराबर 1 बटे का निशान, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने x लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप x वाले को भूल जाओ, जो x वाला है ना इसको भूल जाओ, भूल गए जी, है ना। जो बच गया, जैसे ये दो बच गए, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले ऊपर से नीचे ऐसे, है ना, इनके गुणांकों की। जैसे y के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1 की गुणा करोगे किसके साथ? -8 के साथ। 1 की -8 के साथ, 1 की -8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 8 आएगा। फिर माइनस का निशान लगाना है, ठीक है ना। फिर अब 2 की -5 के साथ गुणा, जब 2 की -5 के साथ करोगे तो क्या आएगा? -10। ऐसे करते थे ना, इसके साथ गुणा कर दी, इसके साथ गुणा कर दी, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, ऐसे किया जाता था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको देते हैं जी मिटा। ठीक है, अब बात करते हैं y की। y के नीचे क्या लिखना है? अब जैसे यहाँ पे y आ गया, तो अब क्या करोगे? y को भूल जाओगे, भूल गए। ठीक है, y को भूलने के बाद अब y को भूल के जो बच गया, अब जैसे ये बच गए और ये बच गए, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 2 की -8 के साथ, 2 की -8 से करोगे तो क्या आएगा? -16, फिर माइनस का निशान लगा दो। 3 की -5 के साथ क्या आएगा? -15। बस समझ आ गई। अब इसको भूल जाओ, अब आ जाओ 1 पे। 1 क्या आपका अंक, यानी अब अंकों को भूल जाओ, भूल गए। अब जो बच गए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, लिख दो यहाँ पे 4 माइनस का 3, ऐसे। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, तो ये हो गया जी आपका x बटे में -8 प्लस का 10 बराबर -y बटे में -16 प्लस का 15 बराबर 1 बटे में 1। थोड़ा और सोल्व करेंगे। x बटे में 10 में से 8 गया 2 बराबर माइनस का y बटे में माइनस का 1 बराबर 1/1। माइनस से माइनस कट गया तो आ गया x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। ये तीनों आपस में बराबर है। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि चारों तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपने इससे और इसको बराबर रख दिया एक दूसरे के। यहाँ पर लिख देते हैं x/2 बराबर रख दिया 1/1 के। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, x से कम x, 2 एक कम 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। समझ में आ गई। इसी तरीके से लास्ट के इन दोनों को बराबर रख दो। आपने अब तो रखा इन दोनों को बराबर, इसको और इसको बराबर रखा, है ना। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको और इसको बराबर रख दोगे, यहाँ से फिर y की वैल्यू निकल आएगी ना। तो जब आप इनको रखो तो क्या आएगा? y/1 बराबर 1/1, y की वैल्यू आ गई 1। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको आंसर चेक करना है तो या इन इक्वेशन में रख लो या फिर इन इक्वेशन में रख लो। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो आपका आंसर सही है, नहीं तो नहीं है ना। जैसे आपको चेक करके दिखा देता हूँ, एक्स की वैल्यू 2 आई है ना, तो एक्स की वैल्यू 2 रख लो, तो ये आ गया 2 दूनी 4 माइनस प्लस सॉरी, वाई की वैल्यू क्या आई है? 1 1, 4 1 कितना हो गया? 5, यहाँ भी 5 था, है ना। यहाँ पे रख लो 3 दूनी 6
2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन को करना था, कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो सबसे पहले तो 20 को इस तरफ ले आता हूँ, 40 को इस तरफ ले आता हूँ। कोई रूल नहीं है ऐसा, ध्यान रखिए, 20 को इस तरफ लेके आना कोई रूल नहीं है। इससे क्या होता है, गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेके आते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर 0, और यहाँ पे हो गया 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0। ठीक है, अब रेशो चेक कर लेते हैं, A1 और A2 का रेशो देखो, A1 है जी 3, A2 है 6, कट के आ गया 1/2। फिर आप B1 और B2 का रेशो देखो, यह है माइनस का 5, यह है माइनस का 10, कट के आ गया 1/2। फिर आप C1 और C2 का रेशो देखो, माइनस का 20 माइनस का 40, कट के आ गया 1/2। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों रेशो बराबर है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों का रेशो क्या है, बराबर है। लिख देते हैं कि सर यहाँ पे तीनों का रेशो क्या है, बराबर है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों का रेशो बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होती है, रेखाएं समपाती हैं। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं इसका मतलब इसके अनेक हल हैं। तो लिख देते हैं कि भैया इस रैखिक समीकरण युग्म के, इस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब अनेक हल हैं तो इससे आगे तो सोल्व करना नहीं है। क्वेश्चन में लिखा था कि अगर अद्वितीय हल आता है, एक ही हल आता है, तब यहाँ पे आगे सोल्व करना है। अब यहाँ पे तो अनेक हल आ गए, तो आगे सोल्व करना ही नहीं है, और करोगे भी तो होगा नहीं। ठीक है ना, आप जब इसको करने लगोगे ना, आप करके देखना, अगर आप इसको वज्र गुणन विधि से आगे सोल्व करते हो तो आप कहीं अटकोगे जरूर, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ जी फोर्थ पार्ट पे। तो ये फोर्थ पार्ट आ गया आपका। क्या क्या रखा है, x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर 0। तो राइट साइड में तो 0 है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रेशो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, A1 और A2 का रेशो, A1 है जी 1, A2 है जी 3। फिर B1 और B2 का रेशो, B1 है जी -3, B2 है -3। इसके बाद C1 और C2 का रेशो देखोगे, ये है माइनस का 7, नहीं C1 C2 का रेशो देखने की जरूरत ही क्या है, जब यही दोनों बराबर नहीं आए, कट के एक आ गया ना, तो ये और ये बराबर कहाँ है, नहीं है, तो आप लिख दो सिंपल। तो यहाँ पे A1/A2 का जो रेशो है ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, या फिर कह लो कि केवल एक ही हल है, बात दोनों ही सेम है ना। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, या फिर एक अद्वितीय हल है, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बातें सही हैं। तो इस तरीके से हमने लिखना था। ठीक है, अब अद्वितीय हल है तो उसको आगे सोल्व करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि क्या बोलती है कि लिखो पहले x बटे का निशान बराबर माइनस का y, लिखो बटे का निशान बराबर लिखो 1 बटे का निशान, ऐसे क्या। अब x का क्या मतलब है कि x वाले को भूल जाओ, भूल गए जी, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ऊपर से नीचे पहले करनी है तुमने। -3 की -15 से करी तो कितना आ गया, -3 की गुणा -15 से की तो कितना आ गया, प्लस का 45 आ गया ना। फिर माइनस का निशान लगा दो, -7 की गुणा -3 से की तो कितना आ गया, प्लस का 21 आ गया, 7 या 21 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया, ऐसे तुम्हें इसमें करना है। तो अब ये y वाला आ गया, तब यानी कि तुम y को भूल जाओगे, इस y को भूल जाओगे ऐसे। 2 मिनट रुको।
ठीक है, वाई को भूल गए। अच्छा, अब जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब एक, एक की -15 से गुणा करी, तो एक के -15 से गुणा करी तो क्या आएगा, माइनस का 15, फिर माइनस का निशान लगा दो। -7 की 3 से गुणा की, क्या आएगा, माइनस का 21। बस समझ में आ गया। ठीक है, फिर आ गया एक, एक का मतलब अंक। अब अंकों को भूल जाओ, अंकों को जाते हैं जी भूल गए। जो बच गया इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। एक की -3 से की, -3, माइनस का निशान लगा दो, और -3 की 3 से की, -9। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। इतना नोट कर लो पहले। देखो, ये हो गया x बटे में 45 में से 21 गया 24। ठीक है, माइनस का y बटे में माइनस का 15 प्लस का 21, 1 बटे में माइनस का 3, यहाँ पे देखो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, तो ये हो गया x बटा 24 बराबर माइनस का y बटा 21 में से 15 गया 6 हो गया बराबर 1 बटा 9 में से 3 गया 6 हो गया। अब ये तीनों बराबर हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, इसको और इसको बराबर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर x की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो x बटा 24 बराबर हो गया 1 बटा 6 के। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6x बराबर आ गया 24, और x की वैल्यू आ गई 24 बटा 6, 6 चौका 24, यानी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इस तरीके से मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगा, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे, इसको और इसको। तो जब मैं इन दोनों को बराबर रखूँ तो क्या आएगा, माइनस का y बटा 6 बराबर 1 बटा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 6y बराबर 6, है ना, -6 गुणा में है एक प्रकार से, यहाँ पे भाग में चल गया, तो ये आ गया 6 बटा -6। भाई देखो, अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे यार सर यहाँ पे तो माइनस का है, वहाँ पे जाके प्लस का होना चाहिए। ध्यान से समझो इसका मतलब क्या होता है ना। असल में यहाँ पे गुणा में भाग में ऐसे जाता नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बता देते हैं। असल में होता क्या है कि आप यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, यानी आप y को अकेला छोड़ना चाहते हैं, तो y को अकेला छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -6 से भाग देनी पड़ेगी। जब आप दोनों तरफ -6 से भाग दोगे, इस तरफ भी -6 से भाग दोगे और इस तरफ भी -6 से भाग दोगे, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये -1 बच जाएगा मतलब, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू आती है x और y की। लॉजिक समझ में आ गया। तो ऐसे करना था, जूम आउट कर देता हूँ एक भाई, देख लेना ध्यान से। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो जी आप आगे, अगला क्वेश्चन कौन सा पार्ट था, ये चौथा पार्ट था ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, एक जोड़ा दे रखा है रैखिक समीकरणों का। आपको बताना है कि यार ए और बी की क्या वैल्यू रखी जाए, इन ए और बी की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि जो समीकरण बन के आए ना उसके अनेक हल हों। समझ लो, ए और बी की क्या वैल्यू रखूँ ताकि जो समीकरण बन के आए उसके अनेक हल हों। अब मुझे ये पता है कि यार कोई भी किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो तभी होते हैं ना, क्योंकि तभी फिर वो संपाती रेखा बनती है और उसके बाद ही फिर वो अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि भाई किसी रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं जब अनेक हल होते हैं जब क्या हो, a1/a2 का जो रेशो है ये बराबर हो b1/b2 के रेशो के, और ये बराबर हो c1/c2 के रेशो के, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं भाई, अगर इस रैखिक समीकरण युग्म के हमें अनेक हल बनाने हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनका जो रेशो है ये बराबर होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करा करो,
यहाँ पे राइट साइड में 0 ले आया करो, ठीक है। नहीं लाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, नहीं लाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वज्र गुणन विधि से उसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना, जैसे आपको कह दिया कि वज्र गुणन विधि से इसको हल करो, तब राइट साइड में 0 जरूर लेके आना। क्यों? क्योंकि जो हमने फॉर्मूला बनाया था, कल का लेक्चर अगर आपने देखा हो, तो उसके अंदर जब हमने फॉर्मूला बनाया था, तब हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉर्मूला बनाया था। अगर हम C1 C2 को राइट साइड में रखते और फिर फॉर्मूला बनाते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने लेफ्ट साइड में रख के फॉर्मूला बनाया था। तो इसलिए वज्र गुणन विधि में पहला स्टेप क्या होता है कि आपको राइट साइड में 0 लेके आना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोल्व नहीं करना है इसको, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। तो आप चाहो तो इसको 0 यहाँ पे लेके भी आ सकते हो, नहीं लेके आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन वज्र गुणन विधि से जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, तब आपको राइट साइड में 0 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लेके नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अगर लेके आओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वज्र गुणन विधि से जब बोल दिया जाए कि हल निकालो, तब राइट साइड में 0 जरूर लेके आना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, आगे देखो अब। तो A1 कितना है जी अपना, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। A1 हो गया ये, और A2 हो गया ये, पूरा पूरा हो गया ना, क्योंकि x का गुणांक A1 क्या होता है, x का गुणांक। अब x क्या है, ये x के आगे क्या लगाया 2, तो A1 2 हो गया। x के आगे क्या लगाया A माइनस बी, तो ये A2 हो गया। लिख देते हैं A1 बाई A2। A1 कितना है अपना 2 बटे में, A2 कितना है A माइनस बी, बराबर B1 बाई B2। B1 कितना अपना 3 है, B2 कितना है A प्लस बी है, समझ गए। तो 3 बटा में A प्लस बी बराबर C1 बाई C2। C1 कितना है देखो, C1 है जी 7, और C2 कितना है ये। अगर तुम इस तरफ भी लेके आगे तब भी यही होता, क्योंकि फिर वो माइनस में माइनस कट जाता ना, तो कोई इशू नहीं आता, ठीक है ना। तो C1 कितना है 7 बटे में C2 कितना है 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों बराबर है ना। अब यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशंस को बराबर रख लो। भाई मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इन दोनों को पहले इन दोनों को बराबर रख लेता हूँ, फिर बाद में इन दोनों को बराबर रख लूँगा। जरूरी नहीं है कि इन दोनों को ही बराबर रखना है ना, चाहो तो इन दोनों को बराबर रख लो, बस सुना कि किन्हीं भी दो को बराबर रख लो। अब आपका सवाल हो सकता है सर दो को ही क्यों बराबर रखा। भाई आपने कहा कि इन दोनों को बराबर रख लो, इन दोनों को बराबर रख लो, दो को ही क्यों बराबर रखा, क्योंकि आपको कितनी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की निकालनी है ना वैल्यू। तो अगर आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दो वैल्यूज निकालनी है, दो चरों का मान निकालना है, जैसे यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो दो वैल्यू निकालनी है ना, इसका मतलब हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अगर हमें तीन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो ना, तीन वैल्यू निकालनी हो, तीन जैसे ए बी सी निकालना हो, तीनों की वैल्यू निकालनी हो, तब आप तीन इक्वेशन बनाते हैं। दो वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन बनाते हैं, एक वैल्यू निकालनी तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है, ये चीज़ होती है, इसलिए हम दो बना रहे हैं। तो पहले मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको थर्ड नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं एक और दो से, फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख दूंगा ना, तो 2 में ए माइनस बी बराबर 3 में ए प्लस बी। इन दोनों को बराबर रख लेते पहले पहले तो नोट कर लो, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को बराबर रखूँगा सोल्व कर लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे इसकी इससे, तो 2 की ए से गुणा की 2A, 2 की बी से गुणा की 2B, 3 की ए से गुणा की 3A, 3 की बी से गुणा की 3B, 3A को इस तरफ ले आया, ये हो गया 2A माइनस 3A, और चाहो तो बी को भी इस तरफ लेके आ सकते हो, बी को इसी तरफ ले आता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, बी को भी इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो एक समीकरण बन जाएगी ना 2B, यहाँ पे इसको ले आया, प्लस का 3B बराबर 0, ठीक है। हाँ, तो 2A माइनस 3A माइनस का ए हो गया, 2B प्लस 3B प्लस का 5B हो गया बराबर 0। यहाँ से ये एक समीकरण बन गई। ऐसे ही अब मैं किसको रखूँगा बराबर, 2 और 3 को। चाहो तो 1 और 3 को भी बराबर रख सकते थे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है ना, तो किन्हीं भी दो का आप बराबर रख सकते हो। अब इन दोनों को बराबर लिखते हैं, लिख देंगे सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो सेकंड क्या आपकी 3 में ए प्लस बी बराबर 7 में 3A प्लस बी माइनस 2। इन दोनों को बराबर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसके इससे इसके इससे, तो 3 तिया 9A, 3 की बी से करी 3B, 3 की 2 से करी 6 बराबर
7 की ए से करी 7 ए, 7 की बी से करी 7 बी। ठीक है, अब इस तरफ ले आता हूँ सबको, इसको भी और इसको भी। तो ये हो गया अपना 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस का 7a माइनस का 7b बराबर 0। अब देखो 9a में से 7a गया 2a, 3b में से 7b गया माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0। तो एक काम कर लेते हैं, -6 को इस तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 2a माइनस का 4b बराबर 6। ये होगी जी समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ए और बी की जो वैल्यू आएगी, है ना, वही हमारा आंसर होगा। बस समझ में आ गई? थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ध्यान से समझो हमने क्या किया। 1 मिनट, देखो हमने क्या किया अभी तक। हमें 2 समीकरण दे रखी थी, ये और ये, है ना। हमसे कह रखा था कि भाई ए और बी की वो वैल्यू बताओ जिनको अगर मैं इसके अंदर रखूँ तो अनेक हल निकले हमारे। तो अनेक हल निकलने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशो बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या दिया इसको, फिर इसके अंदर वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद इन दोनों को बराबर रख दिया, इन दोनों को बराबर रख दिया। वहाँ से 2 इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इन दोनों इक्वेशंस को खुद ब खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, खुद सोल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन अभी भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आप खुद सोल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, किसी भी विधि से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वज्र गुणन से ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वज्र गुणन से करो, है ना। तो किसी भी विधि से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उनको सोल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जी, देखो तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, कौन सी विधि से सोल्व करूँ। वैसे तो किसी भी विधि से कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं विलोपन विधि का यूज़ कर लेता हूँ। विलोपन विधि के यूज़ के लिए मुझे या तो ए के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे या फिर बी के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। ठीक है, तो ए के गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, -1 ही हुआ है यहाँ पे। तो इस -1 को 2 कैसे बनाऊँ। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं समीकरण 1 को पूरे को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ -1 से गुणा कर देता हूँ। लिख देते हैं समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर। तो जब मैं समीकरण 1 को -1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की -1 से गुणा करी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बारी। -1 से गुणा करनी है ना इस पूरी समीकरण की, तो जब आप -1 की -1 से गुणा करोगे तो ए आ जाएगा। -1 की +5b से गुणा करोगे तो -5b आ जाएगा। -1 की 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये बन गया आपकी समीकरण। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी समीकरण किससे गुणा करी अपने ने, -1 से ना। -1 से नहीं गुणा करनी, क्योंकि -1 से गुणा करोगे -2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, -2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि -2 से जब गुणा करेंगे तभी तो इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे ना। मैं -1 से बोल गया, -2 से करेंगे। -2 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2a। -2 की 5b से करोगे तो क्या आएगा, -10b। और -2 की 0 से करोगे तो क्या आएगा, 0। बस समझ में आ गई। अब इस समीकरण को तो, ये तो समीकरण रही, इसको अपने छेड़ा है नहीं दूसरे समीकरण को। 2a माइनस का 4b बराबर 6। ये दूसरे की दूसरी एज इट इज रख दी। ठीक है, अब घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस का 10b प्लस का 4b माइनस का 6b, 0 माइनस का 6 माइनस का 6 आ गया। b की वैल्यू आ गई -6 बटा -6 कट के आ गया जी 1। अभी जो b की वैल्यू आई है, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी ये है, माइनस का a प्लस का 5b बराबर 0। तो रख देते हैं माइनस का a प्लस का 5 इंटू 1 बराबर 0, माइनस का a प्लस का 5 बराबर 0, माइनस का a बराबर, ये उस तरफ चल गया, माइनस का 5 माइनस से माइनस कट गया, यानी a की वैल्यू आ गई 5। a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। मतलब कहने का क्या हो गया
कि अगर मैं ए की वैल्यू 5 रख दूँ, बी की वैल्यू 1 रख दूँ, है ना? तो जब वो समीकरण बनेगी ना, उसके अनेक हल होंगे। उसके कितने हल होंगे? अनेक। आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 है ना? अगर मैं ढाल ढाल दूँ इसके अंदर, तो क्या मिलेगा पता है? ये तो रहेगी ऐसी की ऐसी 2x + 3y बराबर 7। जब मैं ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 डालूँगा तो क्या बन जाएगा ये? 5 में से 1 गया 4, ये बन गया 4x प्लस यहाँ पे 5 और 1 6y बराबर यहाँ पे 5 तिया 15 प्लस 1 15 और 1 16, 16 में से 2 गया 14, ऐसा बन गया। अब जब आप इनका रेशो देखेंगे तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना? यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अनेक हल तभी होते हैं ना जब इन तीनों का रेशो बराबर हो। अब यहाँ पे इन तीनों का रेशो 1/2 आ रहा है। जब मैंने ए की वैल्यू 5 रखी, बी की वैल्यू 1 रखी, तो इन सब का रेशो क्या आ रहा है? 1/2, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे करना था, ठीक है? अच्छा जी, अब देखो आप आगे। इसका सेकंड पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या बोल रखा है कि भाई के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब हमसे बोला है कि बताओ कि के का क्या मान रखा जाए कि जो समीकरण बने ना उसको कोई भी हल ना हो। अब कोई भी हल ना होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ये बात है ना? कोई भी हल ना हो इसका मतलब समांतर रेखा होनी चाहिए, और समांतर रेखा के लिए पहले 2 रेशो तो बराबर होने चाहिए, तीसरा रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसी बात का यूज करेंगे। हम कहेंगे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता अगर कोई हल नहीं होता है। कब नहीं होता? जब a1/a2 ये तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के। ये बात हमने पढ़ रखी है कि भाई जब इन दोनों का रेशो बराबर होगा और तीसरे का रेशो बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई भी हल नहीं होगा, है ना? तो इसका यूज करेंगे। a1 कितना है? a1 है ये, a2 ये है, लिख देते हैं। a1 है जी अपना 3, और a2 कितना अपना 2k-1 बराबर b1 कितना है? b1 है जी अपना 1, क्योंकि इसका आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 हो गया। और b2 कितना है? k-1। तो b1 है जी 1, b2 कितना है? k-1 बराबर c1 कितना है? c1 है जी अपना 1, और c2 कितना है? 2k+1। मैंने बताया आपको, अगर क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, कह देता कि इसको हल करो, तब हम अगर वज्र गुणन विधि का यूज़ कर रहे हैं तो मैं इनको यहाँ पे लेके आऊँगा। ये कंपलसरी है। अब चाहो तो लेके आ सकते हो, नहीं चाहते तो ना लेके आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों वज्र गुणन विधि में लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट में लेके आना जरूरी है, राइट साइड में जीरो रखना क्यों जरूरी है? इसका रीज़न कल दिया था मैंने, क्योंकि जब हम कल फॉर्मूला बना रहे थे ना, तो जब हमने जिस जिस तरीके से फॉर्मूला बनाया, तो पहले हमने क्या किया था? एलिमिनेशन मेथड लगाया था, विलोपन विधि लगाई थी, और विलोपन विधि में हमने जो समीकरण ली थी उसके अंदर राइट साइड में जीरो लिया था, ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया था, समझ रहे हो? तो उसी के अकॉर्डिंग चलने के लिए वज्र गुणन विधि में आपको यहाँ पे लेके आना होता है। लेकिन जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है? यहाँ पे हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम के निकाल रहे हैं। के एक नंबर है, वो निकाल रहे हैं, ना कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर C1 और C2 को इस तरफ लेके आने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। C1 कितना आपका 1, C2 कितना है 2k+1, ठीक है? अब देखो, अब हमारे अकॉर्डिंग इन ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना? और ये बराबर नहीं होने चाहिए, एक प्रकार से। ये हो गया, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। 3/2k-1 बराबर 1/k-1। सोल्व कर लेते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे 3 की कैसे गुणा की? 3 के 3 की 1 से गुणा की, 3 एकम 3 बराबर 2k-1 की अगर आप 1 से गुणा करोगे तो वापस से 2k-1 ही आएगा, है ना? तो 2k को इस तरफ ले आता हूँ, ये हो गया 3k-2k, और -3 को उस तरफ भेज देता हूँ, -1 + 3, तो ये हो गया जी आपका k बराबर 2।
यानी k की वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से करना था, क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं ना। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, कर लेंगे। अब देखिए आप तीसरा क्वेश्चन। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ये जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो और वज्र गुणन विधि से भी हल करो, दोनों विधियों से। अब इस क्वेश्चन को अगर आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो करिए पॉज और इस क्वेश्चन को खुद ब खुद ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो आपको रैखिक समीकरण दे रखी है, इस रैखिक समीकरण युग्म को पहले आपने प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, उसके बाद आपने वज्र गुणन विधि का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोनों तरीकों से सोल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद जो विधि आपको आसान लगे उसको बता देना। अगर प्रतिस्थापन आसान लगी तो प्रतिस्थापन बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वज्र गुणन आसान लगे तो वज्र गुणन बता दो। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको वज्र गुणन विधि ही ज़्यादा आसान लगेगी। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ब खुद करो, उसके बाद आप देख लेना। भाई कई बार मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसलिए, ठीक है। देखो जी कैसे करेंगे इसको। तो पहले मैं कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो ये हो गया जी अपना 8x + 5y = 9, और ये हो गया 3x + 2y = 4। तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, हम एक वैल्यू निकालते थे, या तो x की या y की, है ना, उसके बाद फिर पुट कर देते थे, ऐसे करते थे। तो समीकरण 1 से लिख दिया हमने, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है जी हमारी 8x + 5y = 9। यहाँ पे काम करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हो गया 8x = 9 - का 5y। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू आ गई 9 - का 5y बटे में 8, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है जी हमारी, समीकरण 2 है हमारी 3x + 2y = 4। तो 3 × 9 - 5y बटे में 8 प्लस में 2y = 4, यही है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो तो कुछ कट तो रहा नहीं, गुणा करनी पड़ेगी। 3 × 27, 3 × 5 = 15y बटे में क्या है अपना 8 + 2y = 4। एलसीएम ले लो इसका, 8 है कम 8, 8 को 8 से भाग किया 1, 1 की 22 - 15y से गुणा कर दी, 27 - 15y से, ठीक है। 27 - 15y प्लस 8 को 1 से भाग किया 8, 8 दूनी 16y = 4। 8 भाग में है, यहाँ पे चल जाएगा। तो ये हो गया 27 माइनस का, अब देखो यहाँ पे माइनस का 15y और प्लस का 16y, कितना बच गया, प्लस का 1y बच गया, या फिर आप सिंपल कह दो प्लस का y बच गया, बराबर 8 चौका 32, 27 वहाँ पे चल गया। y की वैल्यू आ गई 32 माइनस का 27, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ठीक है, अब y का मान किस में रखोगे, y का मान रख दोगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या फिर इसमें रख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें रख देता हूँ, चलो इसको 3 मान लेता हूँ। तो मैं लिख दूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या अपनी ये है, ये x = 9 - 5y बटे में 8, ठीक है। थोड़ा सा साइड चलते हैं। तो जब मैं y की वैल्यू रखूँगा इसके अंदर तो क्या आएगा, x = 9 - 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 बटे में 8
तो एक्स की वैल्यू आ गई 9 माइनस का 25 बटे में 8। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 16 बटे में 8, कट के आ गया 2। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अभी जो एक्स की वैल्यू आई है इसको किस में रख दोगे? इसको रखने की जरूरत क्या है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों आ गई ना, ठीक है। यानी हमारा आंसर निकल गया प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं इसी को वज्र गुणन विधि से भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों विधियों से करके देखना है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रतिस्थापन विधि में इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, है ना। वज्र गुणन विधि से करके देखते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है ना, लिख देता हूँ। वज्र गुणन विधि से इक्वेशन क्या थी अपनी? ये थी 8x प्लस 5y बराबर 9, 8 5 9 3 2 4, 8 5 9 3 2 4, 8 5 9 3 2 4। अब वज्र गुणन विधि से करना है। वज्र गुणन विधि का पहला नियम क्या कहता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, है ना। तो 9 को इस तरफ ले आते हैं, 4 को इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया जी अपना 8x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। ध्यान रखना वज्र गुणन विधि में कंपलसरी है, वज्र गुणन विधि में कंपलसरी है कि आपको राइट साइड में 0 रखना ही रखना है, उसके बिना आपका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। बाकी आप चाहो बाकी अदर क्वेश्चंस में रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वज्र गुणन विधि में कंपलसरी है, कंपलसरी 100% कंपलसरी है। जब आपको कह दिया जाए ना कि वज्र गुणन विधि से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो या फिर वज्र गुणन विधि से हल करो, तब आपको राइट साइड में 0 रखना ही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ गया तो इसको हल करके दिखाना है ना। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे एक्स बटे में बराबर माइनस का वाई बटे में बराबर 1 बटे में। अब कहेंगे सर पिछली बार तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 कहा था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था ना कि पहले चेक करो कि किसका हल है किसका नहीं है। अब तो क्वेश्चन में क्या ही नहीं लिखा तो डायरेक्टली लगा दिया, ठीक है। अब एक्स का क्या मतलब है कि आप एक्स को भूल जाओ, भूल गए जी। जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की -4 से की तो -20, फिर माइनस का निशान लगा दो। -9 की 2 से की तो -18, ठीक है। अब y लिखा है यहाँ पे, y का क्या मतलब है कि y को भूल जाओ, भूल गए। जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 की -4 से की तो -32, -9 की 3 से की तो यहाँ पे पहले माइनस का निशान लगा के फिर -27, बीच में माइनस का निशान लगता है ना। अच्छा अब एक का क्या मतलब है कि अंकों को भूल जाओ, एक अंक है ना इसलिए अंकों को भूल गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 माइनस का 15, ये हो गया। सोल्व कर लेते हैं। एक्स बटे में माइनस का 20 प्लस का 18 बराबर माइनस का वाई बटे में माइनस का 32 प्लस का 27 बराबर 1 बटे में 1, ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, यहाँ साइड में कर देता हूँ, तो यहीं कर देते हैं। एक्स बटे में माइनस का 2 आ गया और माइनस का वाई बटे में माइनस का 5 आ गया मेरे ख्याल से, और 1 बटे में 1 आ गया। तो इन दोनों को बराबर रख दूंगा, तो एक्स बटे में माइनस का 2 बराबर 1 बटा 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई -2। इसी तरीके से इन दोनों को बराबर रख दूंगा, इसको और इसको, यानी माइनस का वाई बटे माइनस का 5 बराबर 1 बटा 1, तो वाई बटा 5 बराबर आ गया 1 बटा 1, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आपकी निकल आई। अब देखिए ये और एक्स और वाई की वैल्यू और ये यहाँ पर भी यही वैल्यू आई थी। अब आपको जोन सी विधि आसान लगी हो वो बता दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये बताना कि वज्र गुणन विधि आसान लगी, वो कंपेटिटिव आता है वो लगेगी, वज्र गुणन विधि आसान लगेगी आपको, है ना। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में पुट करना एलसीएम लेना बहुत मुश्किल काम था। यहाँ पे तो एलसीएम लेना कहाँ पड़ा था एलसीएम लेना नहीं पड़ा, जबकि यह ज़्यादा आसान थी। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ कि यार कई क्वेश्चंस में तो वज्र गुणन विधि आसान होती है, कईयों में प्रतिस्थापन विधि आसान होती है, कईयों में कई बार विलोपन विधि आसान लगती है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग हिसाब है, बस समझ में आ गई। अगर मान लो कि गुणांक आपको पहले से बराबर दे दिए किसी क्वेश्चन में, तब वहाँ पे विलोपन विधि आसान हो जाएगी। किसी में नहीं दिए तो कई बार अपना प्रतिस्थापन विधि आसान हो जाती है, और कई बार ये वज्र गुणन आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा आज इतने क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, इतने काफ़ी हैं। कल कर लेंगे अपन 3 से तीसरा क्वेश्चन, फिर तो नहीं तो लंबी वीडियो बन जाएगी खाम खा। अभी भी 44 मिनट की बन गई, तो बाकी कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।